स्टार्ट। गुड आफ्टरनून। आप लोगों को जो पीछे पेजेस छुड़वा रखे हैं 3-4 पेजेस, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों ने ये नोट्स लिखने हैं। ठीक है, आज जो हम नोट्स करने वाले हैं, आज का दिन भी लग सकता है, हो सकता है इसके ऊपर कल का दिन भी लग सकता है। मतलब बाकी जो आपकी रिमेनिंग एंट्रीज है ना, कि जो आपसे एंट्रीज नहीं हो रही होंगी, तो आज मैं सारे टॉपिक्स पहले ही करवा रहा हूँ। 1 घंटे में भी हो सकते हैं, 2 घंटे में भी। इसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आपसे सोल्व ना हो सकता हो। अदरवाइज अभी तक जहाँ तक हमने कर रखा है ना, तो अभी तक मैंने आप लोगों को 70% कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं, 30% अभी पेंडिंग है। तो वो हो सकता है उन 30% वाले फॉर्मूले वाली जर्नल एंट्रीज आ जाती हो जो आपसे होती ही नहीं है। जैसे कि पिछले में आप लोग मुझे बता रहे हो 17 की जो सेकेंड एंट्री थी वो वैसा ही है। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं टॉपिक। हेडिंग डालते चले जाओ, हेडिंग लिखो आप लोग। सबसे पहले हम करेंगे आज का टॉपिक, ये हेडिंग डाल देना बड़ी बड़ी। प्रॉफिट नहीं, एक सेकेंड, प्रॉफिट नहीं है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ये आपकी हेडिंग है। इसके अंदर बाकी इसका मीनिंग लिखवाऊंगा अभी मैं। एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स लिखो, मीनिंग एंड ट्रीटमेंट। मीनिंग लिख लो, सिर्फ मीनिंग। नंबर 1 मीनिंग, व्हेन वी परचेज द गुड्स, व्हेन वी परचेज गुड्स और स्टॉक, देन some expenses also incurred, along with that purchase, जब हम कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके साथ खर्चे भी हो जाते हैं। कृतिका दिख रहा है आप लोग? आपको अगर आगे आना है थोड़ा सा आगे हो जाओ, या दिख रहा है वहाँ तक, विजिबल है? देखो है क्या एंट्री के, देखो टॉपिक क्या है कि जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ हमारी फर्नीचर की शॉप है, टिम्बर की, ठीक है, तो जब हमने सामान खरीदा, मैंने आप लोगों को बताया था ना सामान कहाँ से आता है, हरियाणा से, गुजरात से, मतलब ऐसे दूसरी स्टेट से आता है। तो जब मैंने गुजरात से सामान मंगवाया, तो मैंने सामान तो खरीद लिया। अब गुजरात से लेके राजपुरा तक या पंजाब तक सामान आएगा भी तो सही ना, फ्रेट, मतलब कि उसके ऊपर हो सकता है टेम्पो पे आए, हो सकता है रेलगाड़ी पे आए, अगर थोड़ी सी दूर है हो सकता है जिसको आप बोलते हो रेडी पे आए। तो कहीं ना कहीं आपको किराया तो देना पड़ेगा ना, तो वो खर्चे हो गए। या फिर कई बार जैसे हमारा सामान क्या होता है, हमारा सामान ना ट्रक में आता है। हमारा सामान, हमारा तो लक्कड़ का सामान होता है बड़ा बड़ा, वो तो छोटे वाले टेम्पो में भी नहीं पूरा आता, तो बड़े बड़े ट्रक में आता है, तो उसको उतरवाने का भी खर्चा होता है, उसको बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा। अब जैसे इतने बड़े बड़े जो बाले होते हैं, आपको पता है ना लक्कड़ कितनी बड़ी बड़ी होती है, तो अब वो ट्रक से हम थोड़ी ना उतारेंगे, उसके लिए तो वो लेबर वाले लोग होंगे, तो उसकी अनलोडिंग करते हैं, लोडिंग करते हैं। तो ये सारे खर्चे किससे रिलेटेड होते हैं? जब मैंने सामान खरीदा उससे रिलेटेड, यानी कि गुड्स परचेज से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल फ्रेट पेड, कैरेज पेड, ये फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, कार्टेज, ये सारा मतलब सेम मतलब ही होता है इनका, मतलब किराया वगैरह देना, लेबर, ये वाले सारे खर्चे। फ्रेट कैरेज, कार्टेज, लेबर एटसेट्रा, मतलब ये सारे खर्चे किसके साथ रिलेटेड होते हैं? सामान को खरीदने के साथ। ये तो हो गया अब इसका मीनिंग। अब मेरे को करना है कि सेकंड नंबर पे इसका ट्रीटमेंट क्या होगा फिर जर्नल एंट्री में, है ना? ट्रीटमेंट इन जर्नल एंट्री, ट्रीटमेंट इन जर्नल एंट्री। These expenses will be shown separately.
these expenses will be shown separately in journal entry. पॉइंट नंबर 3, इसी टॉपिक का पॉइंट नंबर 3, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी ये क्या कहना चाहते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹5 lakh एंड freight charges paid ₹10,000 and labor charges paid ₹4,500. Do journal entry. Do journal entry और इसका सॉल्यूशन लिखो। अभी के लिए ना मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, वैसे जर्नल एंट्री हम हमेशा फॉर्मेट में करते हैं ना, अभी टाइम बचाने के लिए बस मैं जल्दी से कर रहा हूँ। कोई करेगा ट्राई, क्या जर्नल एंट्री होगी? आप लोगों ने वैसे की हुई है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑलरेडी कर रखा है आप लोगों ने। बिल्कुल ठीक है, आगे कैश अकाउंट क्रेडिट, ये भी ठीक है क्योंकि कैश जाएगा ना, जब हमने सामान खरीदा है तो कैश तो जाएगा, तो टू कैश आ जाएगा। और टू फ्रेट में थोड़ी ना आएगा, फ्रेट थोड़ी गए है, फ्रेट आपका खर्चा है कि इनकम है? एक्सपेंडिचर है ना, तो एक्सपेंडिचर कहाँ आते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में ना। और ऊपर देखो मैंने ट्रीटमेंट में क्या लिखवाया है, आप लोगों ने ना ये जो सेपरेटली है ना, इसको डबल अंडरलाइन करना है, मेन तो यही है। ट्रीटमेंट जो है ना उसमें ये खर्चों को सेपरेटली शो करना है, बस बात खत्म। तो जर्नल एंट्री देखो क्या बनेगी, बहुत ईजी है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, सामान कितने का खरीदा है देखना, 5 लाख, तो परचेज के सामने 5 लाख ही आएंगे, क्योंकि अभी अभी हमने ट्रीटमेंट सीखा है, जो बाकी खर्चे होंगे ना उसको अलग शो करना है, परचेज में ऐड नहीं कर देना। तो फ्रेट अकाउंट डेबिट, फ्रेट मनन पता चल गया ना, फ्रेट हमारा खर्चा है ना, तो टू वाली साइड थोड़ी आएगा, डेबिट वाली साइड आएगा। जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं। फ्रेट अकाउंट डेबिट और लेबर चार्जेस अकाउंट डेबिट 4,500। 3 तरह के मेरे खर्चे हो गए। अब लिख दो टू कैश। तो अब मेरे को बताओ कैश कितना गया बिजनेस से टोटल? 5,14,500। नरेशन लिखो, बीइंग परचेज मेड, गुड्स परचेज्ड भी लिख सकते हैं या परचेज मेड भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। नरेशन में कभी भी मतलब स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं होता, नरेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको बस सेंस बनानी है सेंटेंस की। क्या सही लाइन बोली ना, आपको सेंस बनानी है सेंटेंस की। वाह वाह करो एक बार सारे। बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड एक्सपेंसेस पेड सेपरेटली। दिव्या क्लियर एंट्री? मनन आपको? संचन क्लियर एंट्री? परचेज को अलग दिखा दिया, फ्रेट को अलग। यही होता है जब आपने क्या करना है। हेडिंग देखो फिर से, हेडिंग क्या थी हमारी टॉपिक की? एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। आज का पहला टॉपिक खत्म हो गया, इतना ही था। यानी कि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो उसके साथ जो भी खर्चे होंगे ना, तो कहने का मतलब है उसमें आपने ऐसे परचेज में नहीं डेबिट कर देना सारा कि तीनों को ऐड करके परचेज कर दो। अब देख लो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हेडिंग बनाओ फिर से नेक्स्ट टॉपिक की, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। अब यहाँ पे चेंज होने वाला है, ये हेडिंग है आपकी, जैसे पीछे वाली हेडिंग थी ये भी हेडिंग है। इसको बड़ा बड़ा लिख के डबल अंडरलाइन कर दिया करो ताकि शो हो जाए ये आपका टॉपिक है अलग से। इसका मैं मीनिंग नहीं लिखवा रहा, खर्चे तो वो सेम ही होते हैं जैसे हमने ऊपर लिखे हैं ना, गुड्स के परचेज के साथ इसके भी वही खर्चे हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है? मैंने कोई मशीन खरीद ली, अब मशीन खरीद ली
अब डिम्पल होनी का जो काम है ना वो जनरेटर का काम है। मैंने क्या किया, हमारे यहाँ पे लाइट बढ़ी जाती थी, मैंने एक बड़े वाला जनरेटर खरीद लिया डिम्पल की शॉप से। अब मेरे को बताओ, जनरेटर क्या मैं कंधे पे उठा के लेके आ सकता हूँ? नहीं। मैंने ऐसे किया, मैंने कहा चल यार आज ट्यूशन की छुट्टी है, सारे 10 के 10 बच्चे मेरे साथ चलो अपन जनरेटर उठा के आते हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है, जो बड़े वाले जनरेटर होते हैं, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेडी करनी पड़ेगी, छोटा हाथी करना पड़ेगा। किसने बोला था यार उस दिन छोटा हाथी? किसी ने बोला था ना आपके बैच में, आज से कुछ 10-15 दिन पहले, पता नहीं +2 वाले बैच में बोला था। छोटा हाथी समझते हो? एलिफेंट नहीं, वो जो छोटा टेम्पो होता है उसको बोलते हैं छोटा हाथी। जो वो वाइट कलर का नहीं होता छोटा सा, जिसके ऊपर सामान आता है, तो उसको बोला जाता है मार्केट में छोटा हाथी। ठीक है, तो मैंने छोटा हाथी रेंट पे लिया। समझ गए ना, सच में ये जानवर नहीं है, ये टेम्पो है। तो क्या किया फिर, मैंने जनरेटर लेके आ गया। अब जनरेटर मेरी गुड्स थोड़ी है, गुड्स वो चीज़ होती है जिसको मैंने खरीदूंगा बेचूंगा, खरीदूंगा बेचूंगा, मतलब उसको बोलते हैं गुड्स। और एसेट मतलब जो मैंने कई सालों तक यूज़ करनी है अपने घर पे या अपने बिजनेस में, तो उसको बोलते हैं एसेट। तो यहाँ पे अब ट्रीटमेंट अलग है, कह रहे हैं एसेट्स को परचेज करने के लेके उसके कोई भी खर्चे हो, फ्रेट का, लेबर का, लोडिंग का, अनलोडिंग का, वो सारे के सारे उस एसेट्स में ऐड कर देने हैं, सेपरेटली शो नहीं करने। तो इसकी ट्रीटमेंट लिखो, all expenses paid on purchase of asset will be added को कर देना डबल अंडरलाइन, will be added in the asset and not shown separately. And not shown separately. इसकी सर एग्जाम्पल लिखवाओ, हमें तो तभी समझ में आता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल लिखो, परचेज अ मशीनरी ₹2 lakh and carriage paid ₹15,000 and unloading charges। लोडिंग अनलोडिंग समझते हो? लोडिंग का मतलब होता है ट्रक पे सामान पहुंचाना, अनलोडिंग का मतलब होता है ट्रक से सामान उतारना। ठीक है, तो लोडिंग मतलब सामान चढ़ाना, अनलोडिंग मतलब सामान उतारना। एंड अनलोडिंग चार्जेस ₹3,000। डू जर्नल एंट्री। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। अब आप लोग ना ऊपर ट्रीटमेंट पढ़ो और ऊपर पीछे वाली एग्जांपल भी पढ़ के देखो, और आप मुझे आप जर्नल एंट्री एडवाइस करो क्या जर्नल एंट्री बनेगी। बहुत इजी है। नहीं, गलत। परचेज दिव्या हम तब यूज करते हैं ना जब गुड्स खरीदी हो। भूल गए? जब हमने एसेट खरीदी है, मशीनरी तो एसेट है ना, तो फिर एसेट का नेम आता है। एक बार दिव्या ध्यान से सुनो, पहले अब बोलना नहीं है, ठीक है? दोबारा से बता रहा हूँ, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स क्या होता है? हमारी दुकान का सामान, तो तब तो हम परचेजेस लिखते हैं। लेकिन अगर हम कोई एसेट्स या मशीन खरीदे या कार खरीदे, तब उसका नेम आता है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, आगे टू कैश अकाउंट, कितने से? 2,18,000। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या ट्रीटमेंट सिखाई थी, मैंने ये ट्रीटमेंट सिखाई है, ये देखो कि कोई भी एक्सपेंसेस हैं ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स विल बी एडिड, मतलब जितने खर्चे हैं सारे ऐड कर दो, मशीन की वैल्यू प्लस जो भी खर्चे हुए हैं उसको सेपरेटली शो नहीं करना। तो टोटल मशीन कितने की पड़ गई? 2 लाख प्लस 15,000, 2,15,000 और 3, 2,18,000 की। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट 2,18,000, मतलब मैंने ऐड कर दिया बस।
अब जल्दी से जो दो कॉन्सेप्ट आज लिखवाए हैं जल्दी जल्दी रीड करो, क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया है? गुरुविलास करना रीडिंग, देखो समझ में आ गया? दिव्य आया समझ में? कौन से खर्चे ऐड करते हैं और कौन से नहीं करते? एसेट्स वाले ऐड कर देते हैं, गुड्स वाले ऐड नहीं करते। गुड्स हमेशा ना क्वेश्चन में दिया होता है कि गुड्स खरीद रहे हैं, अदरवाइज एसेट्स क्या होता है? कार, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, ये 4-5 ही तो होती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। आज का टॉपिक नंबर 3 हो गया ये। हाँ हाँ हो यार, मुझसे डायरेक्ट दरवाजा बंद कर दो, डायरेक्ट मुझसे ही पूछ लेते अंदर आके। जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी से अनपैक करो। अब मेरे को बताओ नवजोत लोडिंग करने वाली है या अनलोडिंग? अनलोडिंग। कॉन्सेप्ट लगता है समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बैड डेट्स। बैड डेट्स। चलिए जी, थर्ड टॉपिक स्टार्ट करो। नवजोत लिखना शुरू कर देना जगह छोड़ के, ठीक है? आज 2 टॉपिक हो चुके हैं, बड़े इजी थे, थर्ड टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? इट मीन्स मनी लॉस्ट फ्रॉम कस्टमर। इट मीन्स मनी लॉस्ट फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर हमारा पैसा लेके भाग गया। बड़ा विश्वास किया था मैंने, बहुत ही विश्वासी बंदा था मैंने कहा, मेरे पास बंदा आया, कस्टमर कहता सामान दे दो, पैसे मैं 1 हफ्ते के बाद दूंगा। मैंने कहा हाँ ले जाओ। हफ्ते के बाद क्या, वो 1 महीने के बाद भी नहीं आया। जब मैंने उसके घर पे फ़ोन किया, ये नंबर मौजूद नहीं है। फिर मैंने उसका एड्रेस भी लिया था, मैंने बंदा भेजा, एड्रेस तो क्या था, खाली प्लॉट था। अब खाली प्लॉट पे तो बंदा रहता नहीं, मतलब वो मुझे धोखा दे के चला गया। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी को विश्वास करके उधार पे सामान बेचते हो और वो आपका पैसा लेके भाग जाए, सामान तो ले गया, पैसे देने नहीं आया, तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स। और बैड डेट्स मुझे बताओ किससे होगा, कस्टमर से या सप्लायर से? कस्टमर से। सप्लायर से तो हम खरीदते हैं ना, हमारा पैसा लेके कौन भागेगा? जिसको हमने सामान बेचा हो। तो इट मीन्स मनी लॉस्ट फ्रॉम द कस्टमर। दिस लॉस इज डेबिटेड। This loss is debited as per nominal rule. This loss is debited as per nominal rule and customer। अच्छा मेरे को बताओ कस्टमर का दूसरा नेम क्या होता है? डेटर्स। तो हमेशा ना आपको वर्ड ये वाला यूज करना होता है, डेटर्स। डेटर्स या कस्टमर एक ही बात होते हैं। एंड डेटर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1, गुड्स सोल्ड टू डिम्पल। आज हम डिम्पल को भगा रहे हैं, मतलब डिम्पल भाग रहा है, सॉरी। गुड्स सोल्ड टू डिम्पल, कितने का सामान बेचा मैंने? 7000 का। ओके जी। सेकंड एंट्री, नाउ डिम्पल अकाउंट इज प्रूवन बैड डेट्स। डिम्पल कहता जी पैसे ही नहीं है। देखो 2 तरीके होते हैं, ये नहीं हमेशा आप कह सकते कि वो हमेशा भाग गया, या वो खुद ही अपने आप को बोल देता भाई पैसे नहीं है मेरे पास, बात ही खत्म। मतलब आपको फिर उसका अकाउंट बंद कर देना पड़ता है, ये सोच के सारी उम्मीदों की किरणें आपको बुझानी पड़ती हैं और ये मानना पड़ता है कि ये पैसा अब कभी नहीं आएगा। जैसे जाने वाले कभी नहीं आते, ऐसे बैड डेट्स के पैसे कभी नहीं आते। लेकिन ये वाले अपने डायलॉग से मैं थोड़ी देर के बाद पलटी मारूंगा, तो मुझसे लड़ाई नहीं करनी किसी ने। चलो, गुड सोल्ड टू डिम्पल 7000, नाउ डिम्पल अकाउंट इज प्रूवन एज बैड डेट्स एंड मनी लॉस्ट। अब करेंगे इसकी हम जर्नल एंट्री सॉल्यूशन।
फर्स्ट डिम्पल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये तो देखा जाए कोई पुरानी एंट्री है, ये कोई नई नहीं है। डिम्पल रिसीवर था या गिवर था पहली एंट्री में? रिसीवर, तो रिसीवर हमेशा डेबिट हो जाता है। डिम्पल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 7,000 का मैंने सामान बेच दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू डिम्पल। फर्स्ट एंट्री कर लो, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री समझाता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई। डिम्पल क्या है? रिसीवर है, तो रिसीवर को हमेशा डेबिट कर देते हैं। सेल्स मेरी क्या होती है? इनकम होती है ना। सेल्स मतलब पैसा आना, ठीक है, चाहे आपने उधार पे बेचा लेकिन सामान तो बेच दिया ना। तो सेल्स याद रखना, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आती है क्योंकि ये मेरी इनकम है, इनकम क्रेडिट में। अब सेकंड टाइम पे मेरे को सेकंड एंट्री के टाइम पे क्या पता चला? नाउ डिम्पल अकाउंट इज प्रूवन बैड डेट्स। वो बैड डेट्स हो गया, मतलब कि वो अब पैसा नहीं दे सकता। एंड मनी लॉस्ट। तो जब मुझे पैसा नहीं देगा, मेरे लिए लॉस हुआ या मेरे लिए खुशी की बात हुई? लॉस हुआ। तो लॉस के लिए कौन सा रूल होता है? नॉमिनल। और वो कहता है डेबिट कर दो, तो डेबिट कर दो। इस लॉस का नाम होता है अकाउंट्स में बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब सिंपल पैसा डूब जाना। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,000। देखो अब आपको याद रखना है एक ये वाली चीज़ जहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जब मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ ना कि मेरा पैसा डूब गया, तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने सारे एफर्ट्स लगा लिए थे। मैंने सबसे पहले उसको कॉल कर लिया था, मैंने रिक्वेस्ट कर ली, मैंने धमकी भेज दी, सॉरी धमकी दे दी, मैंने गुंडे भेज दिए, ठीक है, और मैंने हर तरह से मतलब मिन्नतें कर ली लेकिन पैसे नहीं मिले। तो उसके बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि डिम्पल का अकाउंट ना मेरे अकाउंट्स में शो होता रहता है, मेरे सॉफ्टवेयर में, मेरी डायरी में। फिर मुझे चुभता है यार, मैं पैसे नहीं निकलवा पाया था। तो मैंने कहा चल यार अब इसका अकाउंट्स क्लोज कर दो। डायरी में है तो कट कर दो। मैंने आपको पहले बताया आजकल डायरी में कुछ भी नहीं होता, आजकल सारा सॉफ्टवेयर में होता है। तो सॉफ्टवेयर में मुझे डिम्पल का अकाउंट क्लोज करना है। तो पहले डिम्पल को मैंने डेबिट किया था, तो उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए मैं उसको क्या करूँ? क्रेडिट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डिम्पल अकाउंट। मतलब आपने बस ये सोच लेना है, दो तरीके हैं इसको सोचने के। पहले डिम्पल को डेबिट किया था, अब जब उसका अकाउंट कैंसिल या क्लोज करना है तो उसका अपोजिट कर देते हैं, क्रेडिट। एक तरीका। दूसरा तरीका, बैड डेट्स किसके पैसों को लेके हुआ है तो उस पर्सन का नेम आ जाता है डिम्पल। जो तरीका आपको पसंद आया वही सोच लो। पहले डेबिट था, कैंसिल करने के लिए या तो उसको अपोजिट क्रेडिट कर दो, नहीं तो ये सोच लो कि बैड डेट्स किसके पैसों का हो रहा है, जो सामने वाले पर्सन का नेम होगा। बस खत्म ये वाला भी। टॉपिक नंबर 4। अब मैं अपनी बात से मुकरूंगा इस टॉपिक में, ठीक है। इस टॉपिक का नेम लिखो बैड डेट्स रिकवर। ये आई थिंक आपको हेडिंग से ही पता चल जाएगा अब क्या होने वाला है। बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट्स रिकवर का मतलब क्या होगा? वैसे तो आपको हेडिंग से पता चल गया। पहले बैड डेट्स हुए थे, पैसा डूब गया था। अब वो भला मनुष्य था, डिम्पल ने मेरे पर ट्यूशन रखनी थी लेकिन उसको एक लज्जा आ गई, कहते मैं ट्यूशन तब तक नहीं रख सकता अगर मैंने पिछले पैसे ना दिए हों। तो डिम्पल वापस मुड़ के आया अगले साल या कुछ टाइम के बाद, उसने मुझे कुछ पैसे वापस दे दिए। हो सकता है सारे पैसे वापस दे दे, हो सकता है 7,000 में से कुछ। तो अभी देखो, जब मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था सेकंड एंट्री पे, मैं तो बिल्कुल मान चुका था ना कि अब मेरे को ये पैसे कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। दिव्या ध्यान से सुनो, जब मैं ये मान लेता हूँ ना कि मेरे को अब ये पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे, मैंने जितना मर्जी ट्राई किया, तब जाके मेरे को ये वाली एंट्री करनी होती है सेकंड। मतलब बिजनेसमैन कब करता है ये एंट्री? जब वो पूरे साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा बैठता है और उसको पता नहीं मिल रहा, तो मतलब उसने ये वाला अकाउंट्स को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, बैड डेट्स मान दिया। लेकिन हर रात की एक सुबह होती है ना, ऐसे ही हुआ। कुछ टाइम के बाद सूर्य की किरणें निकली, जैसे हमारी लाइट गई थी, अभी तो गई थी ना 3 दिन के बाद, तो ऐसे ही हुआ। डिम्पल बेचारा आया, कुछ टाइम के बाद हमें पैसे दे दिए।
तो वो सारी की सारी मेरी क्या हो जाएगी, इनकम। मैंने तो सोचा था 7 का 7,000 डूब गया, तो हो सकता है वो पूरा का पूरा मेरे को दे जाए, हो सकता है आधा दे, हो सकता है कुछ, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और लॉजिकल भी है, पहले 7,000 को आपने घाटा मान लिया था, लॉस, अब जितना पैसा मिलेगा उसको इनकम मान लेना। लिखो व्हेन डेटर who was previously written off as a bad debt, कहते हैं एक ऐसा डेटर जिसको हमने पहले यानी कि प्राचीन समय में क्या मान लिया था, हमने उसको पास्ट में बैड डेट्स मान लिया था। नाउ ही पेज some amount, then that amount is called, ये बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर के ऊपर ना क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, मतलब व्हाट इज बैड डेट्स या व्हाट इज बैड डेट्स रिकवर। तो आप लोग ना यहाँ पे लिख लेना, ये जो मेरा साइन होता है ना, याद रख लेना, ई डाल के सर्कल में एग्जाम क्वेश्चन। मतलब ये एग्जाम क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर स्कूल का नहीं मैं बोल रहा, हो सकता है वो स्कॉलर का, हो सकता है मुकद का हो सकता है चंडीगढ़ वालों का हो। तो मतलब ये वो क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ चुके हैं, बैड डेट्स भी आ चुका है और ये भी। और जो हमने पिछली क्लास में किया था ना ओपनिंग एंट्री, वो तो मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो पेपर में बहुत आते हैं। देन दैट अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड। इट इज आवर इनकम, गुरविलास ये हमारी इनकम ही हुई, हमें हमारे कस्टमर ने पैसा वापस दे दिया, मेरे लिए इनकम हो गई ना। तो इट इज आवर इनकम एंड हेंस इट विल बी, बताओ इट विल बी डेबिटेड या क्रेडिटेड। इनकम है क्रेडिट, इनकम क्या होती है चंचल, डेबिट होती है। कहाँ से पढ़े थे, इनकम डेबिट होती है, हेंस इट विल बी क्रेडिटेड एज पर नॉमिनल रूल। पढ़ नहीं रहे आप घर पे। दिव्या जी पहली बार में आंसर क्यों नहीं सही निकल रहा पिछले 3 दिनों से। और नॉमिनल रूल क्लास में ही हम 5-6 बार जर्नल एंट्री करवाते करवाते बोल देता हूँ मैं, अब जल्दी से मेरे को दोबारा से रूल्स पे आना पड़ जाता है। देखो आप लोगों की ये सुन के आंसर डेबिटेड क्रेडिटेड डेबिटेड क्रेडिटेड। कौन कौन से 3 रूल होते हैं, पहला पर्सनल, दूसरा तीसरा नॉमिनल। पर्सनल रूल किससे रिलेटेड होता है, पर्सन से। रियल रूल किससे रिलेटेड होता है, एसेट से। नॉमिनल एक्सपेंसेस और इनकम्स, एक्सपेंसेस और इनकम। अच्छा, पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अच्छा जी, रियल का नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये बैड डेट्स रिकवर जो थी मेरी क्या थी, ये इनकम थी ना, और इनकम के लिए नॉमिनल रूल क्या बोलता है, क्रेडिट कर देना है। तो इसकी जर्नल एंट्री करो, इसकी जर्नल एंट्री कर रहा हूँ मैं सीधा सीधा यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा, सीधा जर्नल एंट्री लिखवा रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आया होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट 7,000, मतलब मुझे डिम्पल ने सारे के सारे पैसे दे दिए। अब कैश अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पे ना मैं टू डिम्पल नहीं लिख सकता। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं टू डिम्पल क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि डिम्पल को मैंने एक बार डेबिट कर दिया था। देखना स्क्रीन पे जो हमने पिछले वाला केस किया था बैड डेट्स वाला, डिम्पल को मैंने एक बार के लिए डेबिट कर दिया था, एक बार के लिए उसको कैंसिल करके क्रेडिट भी तो कर दिया था ना। तो क्या डिम्पल का खाता मेरे बिजनेस में बचा था, नहीं बचा था ना। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में आप पक्का गलती करते हो, मतलब हर स्टूडेंट की ना ये गलती पक्का निकलती है। वो ये एंट्री पता है क्या करते हैं, वो करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डिम्पल, क्योंकि डिम्पल गिवर है, जबकि ऐसे नहीं आएगा। डिम्पल का अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं ना, एक बार डेबिट किया था एक बार क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये बैड डेट्स रिकवर क्या है, मेरी इनकम है, हेंस क्रेडिट।
टॉपिक हो गए आज के 4। नेक्स्ट 5th। ऐसे कम से कम होंगे 10-11 टॉपिक टोटल, बस फिर आगे आ जाएंगे और क्या होगा। 5th लिखो, ड्राइंग्स मेड फ्रॉम बिजनेस। ड्राइंग मीन्स कैश withdrawn, comma goods withdrawn, or any asset withdrawn from the business drawing means cash withdrawn, comma goods withdrawn or any asset withdrawn for the personal use. For the personal use from business. Treatment मेरे को बताओ ड्राइंग करता कौन है? ड्राइंग बिजनेस ओनर करेगा ना, बिजनेस में से, क्योंकि बिजनेस है एक ही मालिक है तो हमेशा बिजनेस ओनर करता है। तो इस केस में बिजनेस ओनर रिसीवर होगा या गिवर होगा? रिसीवर होगा ना, और रिसीवर को क्या करते हैं हम? डेबिट। ड्राइंग इज डन बाय ओनर और प्रोप्राइटर, ये सेम ही होता है मतलब, है ना, ओनर और प्रोप्राइटर, मतलब जो भी दुकान का मालिक है। ड्राइंग इज डन बाय ओनर और प्रोप्राइटर एंड ही इज अ पर्सन as well as receiver, so it will be debited. रिसीवर हमेशा क्या होते हैं? डेबिटेड। क्वेश्चन आया था पेपर में ना, ये वाला जिसको मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, सिर्फ यही क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में 1 नंबर का, कि जो आप ड्राइंग डेबिट करते हो वो किस रूल के अकॉर्डिंग करते हो? एज पर पर्सनल रूल। अब देखो जिसको तो समझ में आ जाता है उसको तो पता चल जाएगा ड्राइंग कौन कर रहा है, बिजनेस ओनर कर रहा है ना। बिजनेस ओनर दुकान में से पैसा लेके जा रहा है या गुड्स लेके जा रहा है, या पैसा लेके जा रहे हैं या गुड्स, कैश गुड्स या फिर कोई भी एसेट, वो घर पे लेके चला गया, उसने दुकान से उठाई घर पे लेके चला गया। अकाउंट्स का एक रूल होता है कि बिजनेस अलग होता है, घर अलग होता है, यानी कि बिजनेस अलग है, बिजनेस का मालिक अलग है। तो अगर बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से पैसा या गुड्स कुछ भी निकलवाई तो उसको क्या बोला जाता है? उसको ड्राइंग बोला जाता है। निकलवा तो बिजनेस ओनर ही रहा ना, तो वो कौन हो जाएगा? एक रिसीवर। तो रिसीवर को हम क्या कर देते हैं? डेबिट एज पर पर्सनल रूल। अब लिखो अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ ड्राइंग, मतलब इसी के बीच में ड्राइंग्स का ही है ये, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है। टाइप्स ऑफ ड्राइंग। पॉइंट नंबर 1, एनी कैश गुड्स और एसेट्स विड्रॉ। अगर आप घर के लिए कोई भी सामान निकलवा के जा रहे हो, चाहे वो कैश है, चाहे गुड्स है, चाहे एसेट्स है, इसके अलावा अब ध्यान से देखना, इनकम टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर, इनकम टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर, LIC या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम,
ऑफ प्रोप्राइटर, डी any other expenses of proprietor for personal use और रेजिडेंशियल यूज। रेजिडेंशियल का मतलब पता है आप लोगों को? घर के खर्चे। रेजिडेंट, जिसको हम रेजिडेंट किसको बोलते हैं? घर पे रहने को रेजिडेंट बोलते हैं ना। तो रेजिडेंशियल खर्चा होता है घरेलू खर्चे। जल्दी से लिख लो, इसको समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए जी, जो बी वाला पॉइंट है ये तो पेपर में बहुत आता है, सी वाला पॉइंट पेपर में बहुत आता है। ये बी और सी वाले पॉइंट ना एग्जाम में बहुत आते हैं। जब भी आपको जर्नल एंट्री में ये दिया हो ना कि इनकम टैक्स पेड, तो ना इनकम टैक्स हमेशा ना मालिक का होता है, बिजनेस ओनर का। तो आपको वहीं से मान लेना है कि वो क्या होगा, आपकी ड्राइंग होगी। आपने कभी भी इनकम टैक्स को इनकम टैक्स नहीं लिखना। कभी भी आपको दिखे ना इनकम टैक्स पेड बाय बिजनेस, तो समझ लेना इनकम टैक्स पता है किसका होता है? मालिक का। क्योंकि मालिक पैसा कमा रहा है तो मालिक का होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या LIC, तो लाइफ किसकी होती है? बिजनेस की लाइफ होती है कि किसी इंसान की? इंसान की होती है ना। तो कभी भी लाइफ इंश्योरेंस या इनकम टैक्स दिया हो तो उसका मतलब होता है ड्राइंग। एग्जाम्पल लिखो इसकी। एग्जाम्पल नंबर 1, इनकम टैक्स पेड ₹1000, goods withdrawn ₹300 and a car withdrawn ₹2,50,000 from business for personal use। सॉल्यूशन लिखो इसका। देखो फर्स्ट एंट्री क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को मैंने आपको क्या बोला? इनकम टैक्स क्या होती है? हमारी ड्राइंग होती है ना। खर्चा तो मालिक का था लेकिन पे किसने कर दिया? बिजनेस ने। तो इसको बोलते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगी, याद रख लेना। लॉजिक मैंने आपको ऊपर बता दी है कि ड्राइंग क्यों डेबिट होती है, क्योंकि मालिक लेके जा रहा है, वो रिसीवर है, वो डेबिट हो जाती है। अगर इतना नहीं सोचना तो बस इतना सोच लेना, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगी। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। नहीं यार, इनकम टैक्स थोड़ी ना गया टू कैश। बिजनेस है तो कैश गया ना। इनकम टैक्स मैंने गवर्नमेंट को जब भरा तो मैं तो कैश लेके गया ना। तो इसको लिखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग इनकम टैक्स पेड। दुकान से जब कैश गया तो टू कैश लिखूंगा। सेकंड वाली एंट्री अभी अपने आप ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। सेकंड वाली में देख लेना दुकान से कैश जा रहा है या कोई सामान जा रहा है। गुड्स विड्रॉन ₹300। एक तो दुकान से गुड्स गई हैं और दुकान से क्या गया? कार। कार हमारी एसेट होती है। विड्रॉन इतनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। सोचो क्या एंट्री बन सकती है? गुड्स विड्रॉन डेबिट गलत। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा ना डिम्पल। ये जो भी बिजनेस से हम विड्रॉ करेंगे उस चीज को ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग अभी अभी मैंने क्या बोला, क्या होती है? डेबिट या क्रेडिट? करो एक बार ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। देखते हैं कौन सोचता है आज। दिव्या सोचो जल्दी से।
टू बिजनेस नहीं, बिजनेस थोड़ी ना जा रहा है दुकान से, जो दुकान से क्या जा रहा है, एक स्टॉक जा रहा है। नहीं 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 डिम्पल, ध्यान से। दूसरी अपन देखो क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे समझ लो यार ये मेरी दुकान है, ठीक है, मेरी क्या की दुकान है, मेरी ये पेन पेंसिलों की दुकान है। मैं आया अपनी दुकान में, ये पेन पेंसिल उठाए और मैं भाग गया घर। सोच के देखो बिजनेस से क्या गुम हुआ, पेन गुम हुए ना, तो बिजनेस से क्या गया है, पेन। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेन स्टॉक। लेकिन यहाँ पे एक रूल है कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक नहीं लिखते, जब भी अपन गुड्स विड्रॉ करते हैं ना तो लिखते हैं टू परचेज। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जब मैंने सामान खरीदा होगा तो मैंने क्या किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट ना, इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा, टू परचेज। अच्छा, और मैं बिजनेस से क्या उठा के गया, कार। समझ लो मैं ऐसे ऐसे कार चला के चला गया, तो बिजनेस किससे कार चली गई, तो टू क्या करेंगे, कार। जब बिजनेस से स्टॉक जाएगा तो लिखेंगे टू परचेज, जब बिजनेस से कैश जाएगा तो लिखेंगे टू कैश, जब बिजनेस से कोई गाड़ी कोई मशीन जाएगी तो उस मशीन का नेम लिख देंगे। तो एंट्री करो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, टू परचेज अकाउंट। बताओ मैंने गुड्स कितने की विड्रॉ किए हैं। परचेज का मतलब क्या होता है, लिख लेना, परचेज का मतलब होता है गुड्स। गुड्स कितने की विड्रॉ किए हैं, नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, बीइंग गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। और इसके बाद और क्या विड्रॉ किया था दुकान से, कार। विड्रॉ करने को तो हमेशा ड्राइंग्स बोलते हैं, और याद रखना ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है, डेबिट। अब बिजनेस से क्या गया है, एसेट यानी कि कार ना, तो उसको कार का नेम लिख दो बस, 2.5 लाख रुपए खत्म। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग कार विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, बीइंग, इकट्ठे भी लिख सकते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू कार, इकट्ठे लिखनी है इकट्ठे लिख लो। तो ड्राइंग्स कितने की डेबिट हो जाएगी, 2,50,300, टू परचेज 300, टू कार 2,50,000। आ गया समझ में। कल ये वाले टॉपिक को रिवाइज करवाना, कल सबसे पहले आके मैं कोई 3-4 एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा जो आज के हमारे टॉपिक हुए हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक खत्म करेंगे।